Bismillahirrahmanirrahim. Let's start from where we discontinued. So we were discussing the conference papers और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से conference papers का process जो है वो run होता है. But the very important thing is for every research paper to get published is to pass it through a review process. ठीक है? Till the time it has not been read by neutral experts who are not known to you, उस वक्त तक क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर इज नॉट गुड. ठीक है. सो रिव्यू प्रोसेस जो है वो हर अच्छे पब्लिकेशन सिस्टम का हिस्सा है और इसमें दो किस्म के प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं. एक को हम कहते हैं सिंगल ब्लाइंड रिव्यू और एक को कहते हैं डबल ब्लाइंड रिव्यू. ठीक है. क्या समझ आती है रिव्यू प्रोसेस में सिंगल ब्लाइंड रिव्यू से क्या मुराद है और से क्या मुराद है? बाय बाय द नेम ऑफ इट. जी हजीफा, कोई आइडिया बताएं आप या समझ आए तो बता दें. सिंगल ब्लाइंड रिव्यू, डबल ब्लाइंड रिव्यू, क्या मतलब है? आपका नाम क्या है? सुम्बल. सुम्बल, आप कौन से प्रोग्राम में हैं? कंप्यूटर साइंस में. और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं आपने? 5 क्लियर हो गए, 3 एग्जाम. ओके. और अभी कौन कौन से पढ़ रही हैं आप? अभी मैंने दो कोर्स में पढ़ी, आर्किटेक्चर और कंप्यूटर और ये इलेक्टिव आपका. कंप्यूटिंग वाला कौन पढ़ा रहे हैं? वो डॉक्टर साजिद बशीर जी. ओके ठीक है. तो मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं और एक जो आर्किटेक्चर वाला है वो किस वक्त होता है? कल. कल. ठीक है. चले जी, ठीक हो गया. सो आप कोई आइडिया इस बारे में अगर कुछ समझ आई हो? सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस एक प्रोसेस होता है. मींस कि आपके काम को पढ़ा जाए, कोई एक न्यूट्रल बंदा पढ़ के उस पर कुछ कमेंट्स दे, इसको हम कहते हैं रिव्यू प्रोसेस. व्हाट डू वी मीन बाय सिंगल ब्लाइंड रिव्यू एंड देन डबल ब्लाइंड रिव्यू? हाँ जी. तो फैसल फैसल काशिफ नाम है पूरा? फैसल अशफाक. आपको कोई आइडिया? मोइन को कोई आइडिया नहीं. मोइन जनरल एक उसके जो वर्डिंग है उससे हम आइडिया दे सकते हैं कि सिंगल पर्सन उसको जनरल रिव्यू करते हैं. ये वाला जनरल आप बार बार नहीं सर, वो वाला जनरल. आपको ये लफ्ज बहुत पसंद है. हाँ? या वो ये वाला लफ्ज पसंद है आपको? जनरल और जनरल. चले और खैर. सर सिंगल ब्लाइंड रिव्यू में जो रिव्यूअर है उसको ऑथर की आइडेंटिटी, उसकी क्रेडेंशियल्स पता होते हैं. और जो डबल ब्लाइंड रिव्यू है उसमें दोनों को दे बोथ आर अननोन टू ईच अदर. अच्छा, रिपीट कीजिएगा जरा दोबारा एक दफा. सर सिंगल ब्लाइंड रिव्यू में जो रिव्यूअर है उसको जो भी ऑथर या जो भी इंटेंडेड पब्लिश जो पब्लिश करवाना चाह रहा है उसकी उसको आइडेंटिटी पता होती है. और सर जो आप डबल ब्लाइंड रिव्यू है उसमें बोथ ऑफ देम आर अननोन टू ईच अदर. हाँ जी. तो राबिया इज करेक्ट. सिंगल ब्लाइंड रिव्यू, मैं रिपीट कर देता हूँ, इससे मुराद ये है कि आपका पेपर रिव्यू के लिए गया किसी के पास से. मैंने लिखा मेरा पेपर फैसल के पास आया रिव्यू के लिए, तो मेरे नाम उस पर लिखा होगा कि मैं फलां बंदा हूँ, मेरी ये एफिलिएशन है. लेकिन मुझे आपका नहीं पता कि मेरा पेपर आपके पास गया है, मुइन के पास गया है, सुम्बल के पास है. दिस इज कॉल्ड सिंगल ब्लाइंड रिव्यू. ऑथर्स डजंट नो हु इज रिव्यूइंग द पेपर. ऑन द अदर हैंड डबल ब्लाइंड रिव्यू में ऑथर के नाम भी निकाल दिए जाते. तो अगर मैंने एक पेपर लिखा और मैंने एडिटर को जमा कराया तो एडिटर उसमें से मेरा नाम निकाल देगा और फिर पेपर रिव्यू के लिए देगा. अब आपको नहीं पता कि मैंने लिखा है या किसने लिखा है. यू डू नॉट नो. सो दिस इज कॉल्ड डबल ब्लाइंड रिव्यू. ठीक है. सो डबल ब्लाइंड रिव्यू जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिव्यू प्रोसेस है क्योंकि इसमें अब आपको नहीं पता, क्योंकि लोगों के बाइसेस होते हैं कि यार ये पाकिस्तानी ऑथर्स हैं या ये चाइनीज ऑथर्स हैं या इंडियन ऑथर्स हैं. तो उस बेस पे बंदा सोच सकता है कि ये अच्छा काम नहीं होगा. ठीक है. तो डबल ब्लाइंड रिव्यू ये प्रोसेस है कि यू जज द कंटेंट एंड देन कमेंट. राइट. सो रिव्यू प्रोसेस जो है वो इस तरीके से फॉलो होता है. क्या पूछ रहे हैं? तो नीशे मोहसिन साहब को डिस्कस.
अच्छा जी, ओके, सो दिस इज एज फार एज द रिव्यू प्रोसेस इज कंसर्न. सो रिव्यू प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्वालिटी पब्लिकेशन, राइट? बिकॉज रिव्यू प्रोसेस क्या है कि एक ऐसे बंदे ने आपके काम को देख के कमेंट किया जो आपको नहीं जानता, या जानता भी है तो उसने उसके कंटेंट को देखा है, और ये एक ट्रस्ट फैक्टर है कि वो उसने बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपके बारे में कमेंट किया कि काम अच्छा है या बुरा है. ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ, अगर मैं मुझे आप भेजेंगे और से मैं अगर बाइस्ड हूँ तो मैं स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट कर लूंगा या रिजेक्ट कर दूंगा, तो दोज एस्पेक्ट्स आर कैंसिल्ड इन सच सिचुएशंस. सो हर वो पब्लिकेशन जो रिव्यू प्रोसेस से गुजरती है वो क्वालिटी पब्लिकेशन होती है. तो मैंने जो इस क्लास में आगे आपको बताना था वही बताना था कि कॉन्फ्रेंसेज में रिव्यू प्रोसेस के बाद आपके पेपर्स जो है वो एक्सेप्ट होते हैं, फिर उनकी पब्लिकेशन हो जाती है उनके कंसर्न कंपेंडियम्स के अंदर, जो कि IEEE एक्सप्लोरर हो सकता है, एल्सवेयर का साइंस डायरेक्ट हो सकता है, ACM की डिजिटल लाइब्रेरी हो सकती है, और एस MDBI का अपना एक सर्च इंजन या डेटाबेस है, वहां पे जा सकता है. तो वो कंसर्न पब्लिशर अपना एक रेपोजिटरी मेंटेन करता है, हम कहते हैं रेपोजिटरी, वहां पे वो पेपर्स अवेलेबल होते हैं. तो आपके लिए भी आइडियल ये है कि जब आपने पेपर सर्च करने हैं तो इन रेपोजिटरीज में जाके पेपर्स को सर्च करें, बजाय इसके कि जर्नल सर्च करें गूगल को, क्योंकि गूगल इज अ जर्नल सर्च इंजन, this वाला जी वाला. So it gives you lot of things which may not be the right things, right? Like स्लाइड एक थोड़ी सी मैं शो करने के बाद इसमें आपको क्लियर करता हूँ, फिर हम क्वालिटी पे भी आते हैं, मुझे याद भी कराइएगा अगर मैं भूल रहा हूँ तो. हाँ जी. सो रीडिंग फॉर रिसर्च में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने चीज़ें पढ़नी है तो आपने अप्रोप्रिएट फोरम्स से पढ़नी है, तो उसमें आपने फिर एक्यूरेट सर्च इंजन्स को कोशिश करनी है कि मैं उनको फोकस करूँ. ओके, सो अब आपने क्वालिटी एकेडमिक इंफॉर्मेशन लेनी है अगर, तो इसके लिए इंटरनेट के ऊपर लोग जाते हैं. ठीक है, और डायरेक्टली कुछ जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस के वेब पेजेस हैं उनके ऊपर भी जाते हैं. सो जो डायरेक्ट इंटरनेट पे जाना है उसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, बिकॉज देर इज नो क्वालिटी कंट्रोल, ऑथरशिप, एकेडमिक इंटेग्रिटी, अथॉरिटी के बारे में कंफर्मेशन नहीं होती है, हर हमेशा वो चीज़ रेलेवेंट भी नहीं होती समटाइम्स. ठीक है, लेट मी हाइड दिस पेंटर. इट इज नॉट ऑलवेज रिव्यूड, रेलेवेंट समटाइम्स नहीं होता. गूगल का सर्चिंग जो आपके पास होती है तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है विच इज समटाइम्स ओवरलोड. आप चीज सेव करते हैं, फोल्डर्स पे फोल्डर्स बना लेते हैं और फिर उनको दोबारा खोल के नहीं देखते, क्योंकि उसमें आपको डर लगता है कि इतना कुछ है कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं. इसलिए सिलेक्टेड सोर्सेज के ऊपर जाना चाहिए, और सिलेक्टेड सोर्सेज अगेन देर आर ओपिनियंस विच आर देयर ऑन द इंटरनेट मोस्ट ऑफ द टाइम, और सोर्सेज जो है वो मैटर नहीं करती हैं. सो वी एज अ फॉर्मल रिसर्चर वी फोकस ऑन सोर्सेज, द करेक्ट सोर्स, इट मीन्स वी आर डूइंग करेक्टली. सो इंटरनेट पे तो आजकल ऐसी हर चीज हर वक्त हर अवेलेबल है बगैर किसी ऑथेंटिकेशन के. तो जनरल सर्च इंटरनेट पे इज नॉट राइट, दैट इज रॉन्ग. लाइक एक मैंने एक जस्ट यहाँ पे एक पिक्चर पेस्ट की है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक लफ्ज मैंने अगर टाइप किया, तो अगर मैं गूगल पे से इसको यहाँ पे करने के बजाय हम एक सर्च वैसे करके देख लेते हैं ऑन सर्च इंजन. तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल बिग डाटा, गूगल के ऊपर मैंने टाइप किया. ठीक है, लेट मी शेयर दिस पेज विद द क्लास एज वेल. तो अब आप जब इसको सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो बिग डाटा के पर्सपेक्टिव से आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे शो करना शुरू करेगा. देर इज अ प्लेस जहाँ पे इसकी आप नंबर ऑफ सर्चेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कितनी पे सर्चेस निकाली हैं. Where are those?
आजकल ये एआई कंटेंट भी आपको दे रहा है, इनके अपने एम्बेड एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं। और टोटल सर्चेस फाउंड, इधर एक जगह एक लिखा हुआ आता है, टूल्स सर्च। अच्छा देखिए, ये शो कर रहा है, एक नंबर शो कर रहा है यहाँ पे कि इसने तकरीबन इतनी सर्चेस इस या इतने सर्च रिजल्ट्स फिगर आउट किए हैं बिग डाटा के ऑन गूगल। कैन यू गिव दिस नंबर, क्या नंबर है ये? अंदाजन ये क्या नंबर है? तकरीबन 60 बिलियन के करीब सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि आपने आप बिग डाटा को अगर यहाँ पे से सर्च किया और अब आपने अपने काम की चीज निकालनी है, तो ये 6 अरब या 10 अरब या जितने भी ये सर्च रिजल्ट्स हैं, इनको एक्सप्लोर करना और अकॉर्डिंगली राइट ठीक ठीक जगह तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इनमें आधी चीजें तो खराब गलत ही होंगी, ठीक ही नहीं होंगी। किसी ने भी कोई भी, क्योंकि कोई भी शख्स किसी किस्म की पीडीएफ भी बना के जो है ना वो इंटरनेट पर डाल सकता है, ठीक है। लाइक एक बड़ा फेमस पेपर जनरेटर है, सीएस पेपर जनरेटर, एमआईटी के स्टूडेंट्स ने बनाया था मास्टर्स के अंदर, जो कि बाद में फिर उन्होंने बंद कर दिया, साई जेन के नाम से है। अब ये एक पेपर जनरेटर उन्होंने बनाया हुआ है। अब आप इसमें सिर्फ अपने नाम लिखते हैं ना यहाँ पे, तो ये आपके लिए एक पेपर जनरेट कर देता है, रिसर्च पेपर, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एज पर देयर फाइंडिंग्स लोगों ने पब्लिश भी कर लिए। यानी जो ठीक कॉन्फ्रेंसेस नहीं थी या ठीक जर्नल्स नहीं थी, लाइक एक पेपर यहाँ इन्होंने अपलोड भी किया हुआ है ये इस जगह पे। इसका नाम है रूटर, अ मेथोडोलॉजी फॉर द टिपिकल यूनिफिकेशन ऑफ एक्सेस पॉइंट्स एंड रिडंडेंसी। इसका पीडीएफ खोल लेते हैं। ये पेपर है कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है। अब जब पब्लिश हुआ है तो ये अपलोड हुआ है, अपलोड हुआ है तो ये गूगल पे सर्च भी हो सकता है और आपको नजर भी आएगा। और चूंकि फ्री होगा तो आप ऐसी चीजों को देखते हैं, फ्री है डाउनलोड कर लो, लेकिन ये सारा गलत लिखा हुआ है, इसमें कोई चीज ठीक नहीं है। तो क्या होगा, ऐसी चीजें पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट भी खराब होंगे, आपका आइडिया भी खराब होगा और आप खुद भी गलत डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, और टाइम जाया करने के बाद पता चलेगा कि मैंने कोई चीज गलत कर दी है। अब अगर आप इस पेपर को देखते हो तो देखिए, इसका टाइटल है, इसके ऑथर्स हैं, सिवाय ऑथर्स के इसमें और कोई चीज ठीक नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन है, आर्किटेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है, पिक्चर्स फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, ब्लॉक डायग्राम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, और रेफरेंस सेक्शन भी है, हर चीज है, ठीक है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आजकल हैं तो अब तो चीजें और आसान हो गई हैं। आप क्लॉड को कहेंगे वो भी पेपर आपको लिख देगा, ग्रॉक भी लिख देगा, चैट जीपीटी भी लिख देगा वो पेपर लिख के आप। लेकिन वो पेपर वो क्या होते हैं बेसिकली, वो कोशिश ये करते हैं कि जितना दुनिया में स्टफ अवेलेबल है ना, वो उनको वो जोड़ते 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 एक चीज बना देते हैं जिसकी कोई लिंक नहीं होते आपस। इट इज नॉट इन रियल सेंस समथिंग विच इज हैज बीन डन या विच इन फैक्ट इज रियल। इट इज जस्ट अ फेक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सोर्सेज कंबाइंड टुगेदर। तो इनमें कोई लिंक नहीं बनता। लेकिन ये चीजें लोग, दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, करते हैं और वो चीज आपको, लेकिन एक अच्छे जेन्युइन बंदे के लिए इस चीज को पढ़ना और फिर उसके मुताबिक अपने आप टाइम खराब करना, वो गलत चीज है, ठीक है। तो इसलिए हमें शुरू ही से बहुत कॉशियस होना चाहिए कि जब मैं पढ़ूं तो मैं ठीक चीज पढ़ूं, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से जनरल सर्च इज नेवर गुड। यू शुड गो एंड सर्च ऑन टू दी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म या कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स क्या है? आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर। आप आई ट्रिपल ई एक्सप्लोरर को सर्च करें। तो मैंने जो एक नाम लिया आई ट्रिपल ई का, तो आई ट्रिपल ई की जितनी पब्लिकेशंस हैं, जितनी कॉन्फ्रेंसेस आई ट्रिपल ई के बैनर के नीचे होती हैं, मैं से इधर बिग डाटा टाइप करता हूँ जाके। ये जितना इस वक्त अब इसमें उन्होंने कुछ मुझे ऑप्शंस भी दे दिए कि इनमें से कोई वर्ड्स आपने और शॉर्टलिस्ट करने हैं, वो कर लें, नहीं करना चाहते तो ठीक है। हमारे जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जितने हमारे जर्नल्स पब्लिश होते हैं, आप उसमें बिग डाटा को सर्च करना चाहते हैं तो वो मुझे एक नंबर देगा। वहां पे वो 6 अरब नंबर था, यहाँ पे जो नंबर है वो उससे बहुत कम होगा। इट मीन्स कि एक बहुत बड़ा फिल्टर तो ऑलरेडी सर्च इंजन ने लगा दिया, ठीक है। सो अब ए से सी ये मुझे एक रिजल्ट्स देता है, तो नाउ द रिजल्ट्स आर 1,30,000 रिजल्ट्स है टोटल। कहाँ 6 अरब थे, कहाँ 1,30,000 है। तो इनमें से और शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। देखिए लिखा हुआ है कि कॉन्फ्रेंसेस देखने हैं आपने, आपने कोई स्टैंडर्ड्स देखने हैं, आपने कोई कोर्सेज देखने हैं, ठीक है। आपने कोई जर्नल्स के हवाले से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बुक्स के हवाले से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो देखिए ये जो आई ट्रिपल ई है ना,
ये बुक्स भी पब्लिश करती है, ये मैगजीन्स भी पब्लिश करती है, ये जर्नल्स भी पब्लिश करती है, ये कॉन्फ्रेंसेस भी कराती है, ये कोई स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी काम करती है, बहुत सारे काम करती है। अब आपकी सर्च है, आप शॉर्टलिस्ट करते हुए इनके इस सर्च इंजन को इस्तेमाल करना सीखें विद करेक्शन, ऑथर्स के नाम से, एफिलिएशंस के पर्सपेक्टिव से, टाइटल्स के पर्सपेक्टिव से। दे गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर टू शॉर्टलिस्ट और apply filters to get minimum number of articles which are verified articles, क्योंकि इन्होंने वो रिव्यू प्रोसेस से गुजार के अपने established जगहों पे पब्लिश किए। ठीक है, सो दिस इज वन गुड प्लेटफॉर्म टू सर्च रिसर्च पेपर्स, राइट। इनमें से बहुत सारे, इनमें दो कैटेगरीज के फिर आपको फर्दर नजर आएंगे, कुछ ओपन एक्सेस होंगे, कुछ क्लोज एक्सेस होंगे। ओपन एक्सेस वो चीजें होती हैं जिनकी पब्लिकेशन चार्जेस ऑथर्स पे करते हैं, तो वो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनके पब्लिकेशन चार्जेस या ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, तो वो आपसे कॉपीराइट करवा लेती है कि ये मेरा पेपर हो गया। फिर वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं कि ओके जी, आप मेंबरशिप लें IEEE की, $8 पर ईयर, आप डेली 2 पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो $8 से $10, $20, $25 आपसे मेंबरशिप फीस लेती है, इट्स नॉट मच। हर अच्छे स्टूडेंट को IEEE की, ACM की मेंबरशिप लेनी चाहिए, और अपने नाम के साथ वो आप फिर एज अ टाइटल लिख सकते हैं कि जी मेरा नाम है फैसल अशफाक कॉमा मेंबर IEEE, जो एलिवेट करता है सीनियर मेंबर IEEE, एलिवेट करता है फेलो IEEE। तो ये आपको आपकी एक सीरियसनेस को शो करता है कि यू आर इनटू दिस डोमेन एंड यू आर कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेटिंग कंट्रीब्यूटिंग इन द एरिया, राइट। और इतनी कोई ज्यादा मेंबरशिप नहीं होती आजकल। एक जूता जो है वो 20-25 हज़ार का, एक जॉगर अच्छा आता है, तो ये उससे बहुत कदर कम फीस है, $20-25 इज नॉट मोर। और वो आपको साल की एक्सेस मिल जाती है, और एक आपकी डायरेक्शन जो है वो मुनासिब तौर पे लेके चलते हैं, तो आप पेपर्स आप इनसे उस तरीके से भी ले सकते हैं। स्टिल अगर आप कोई पेपर चाहते हैं जो आपकी मेंबरशिप नहीं है, आप उसका लिंक मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। और वैसे आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर भी करें उस पेपर को, तो आपको पेपर वैसे भी वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, कुछ और सोर्सेज पे भी आप होमवर्क कर सकते हैं। बट दिस इज वन गुड प्लेटफॉर्म। इसके अलावा साइंस डायरेक्ट एल्सवेयर के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको साइंस डायरेक्ट का नाम बताया, तो साइंस डायरेक्ट को आप एक्सप्लोर करके रिसर्च पेपर्स यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। से इधर भी मैं, अगर मैं बिग डाटा टाइप करूँ, तो ये वो सारे पेपर्स मुझे शो करेगा जो कि इनकी रिपोजिटरी में विद दिस कीवर्ड हैं। और ये आपको यहाँ पे 100,000 यानी 1 लाख प्लस रिजल्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, उसमें किताबें भी शो कर रहा है। अब इसमें आप फर्दर देखें, साल सेलेक्ट कर लें, टाइप ऑफ आर्टिकल सेलेक्ट कर लें, पब्लिकेशन टाइटल मीन जर्नल का नाम है ये, उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लें, एरियाज सेलेक्ट कर लें, लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लें, तो आप फर्दर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि ओके जी ये मेरे काम के आर्टिकल्स हैं, इनमें से मैं अपने ये चीज़ें निकाल लूँ। ठीक है, समझ गया जी। तो इस तरीके से ये सर्च इंजन, इसके अलावा ACM डिजिटल लाइब्रेरी है, आप यहाँ पे चले जाएं और इधर जाके भी आप अपने काम के कीवर्ड्स के साथ सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो से इधर भी बिग डाटा में लिख सकता हूँ, और से मेरा मेरा कीवर्ड था ये बिग डाटा, तो मैंने इधर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो ये मुझे कोई 5,20,000 आर्टिकल्स ये दे रहा है। अगेन फिल्टर्स बहुत सारे इसमें हैं, रेंज ऑफ ईयर्स, ऑथर्स, इंस्टीट्यूट्स, जर्नल, कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिशर्स, there are many things which you can select, and accordingly ये डाटा जो है ये आपके पास शॉर्ट होता चला जाए, तो आप राइट आर्टिकल तक जा सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि हमेशा इन जगहों पे सर्च करने का फायदा क्या है, एक तो कम आर्टिकल्स नजर आएंगे, नंबर 2 क्वालिटी आर्टिकल्स होंगे, वेरीफाइड आर्टिकल्स होंगे। तो कभी भी गूगल पे सर्च ना करें। हाँ, गूगल स्कॉलर इज कदरे बेहतर है, बट गूगल स्कॉलर भी एक ज्यादा आपको बहुत बड़ा एक नंबर देगा। लाइक मैं गूगल स्कॉलर में भी सर्च करता हूँ, लाइक ये गूगल स्कॉलर है, और मैं यहाँ पे बिग डाटा सर्च करता हूँ, तो ये स्टिल मुझे एक बड़ा नंबर देगा। और यहाँ मुझे नंबर इस वक्त नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कि इफ आई जस्ट मेक इट अ बिगर वन, तो ये तकरीबन मुझे कोई 11 लाख दे रहा है, तो बाकी उससे स्टिल डबल ट्रिपल नंबर है ये। 5,20,000 ACM पे था, 1 लाख जो था वो आपका साइंस डायरेक्ट था, तकरीबन 1 लाख पे IEEE एक्सप्लोरर था। तो इनके अंदर से मुझे ज्यादा अच्छे या ज्यादा फिल्टर्ड आर्टिकल्स मिलेंगे। IEEE एक्सप्लोरर पे स्टिल बहुत बड़ी रेंज मिलेगी, सॉरी गूगल स्कॉलर पे स्टिल बहुत बड़ी रेंज मिलेगी। सो नाउ इट्स योर चॉइस
कि आप एक अप्रोप्रिएट सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए और फिर अपने काम के आर्टिकल्स को शॉर्टलिस्ट करें। ठीक है। सो दिस इज एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। अब मैं आता हूँ क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। सो क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं उनमें मैंने एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी कि जी रिव्यू प्रोसेस के अंदर से कॉन्फ्रेंस गुजरी हो, क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस आजकल ऐसी होती हैं जो कोई रिव्यू प्रोसेस नहीं होता। राइट। लाइक मैं आपको एक इंडिकेट कर सकता हूँ कुछ चंद, एक लाइक एक सेरप के नाम से एक प्लेटफॉर्म मैंने कुछ अर्से पहले देखा। ये बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। ठीक है। और ये अगर आप देखें इनका प्लेटफॉर्म है, इनकी कॉन्फ्रेंसेस की लिस्ट अगर आपको दिखाऊं, अगर इन्होंने कुछ, इनको लोगों ने डाउन नहीं कर दिया, कॉन्फ्रेंस गैलरी पे चले जाते हैं, चले कुछ तो निकलेगा इसके अंदर से। आई थिंक इन्होंने अपना वेब पेज अब चेंज कर लिया है, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जब ये एक जगह से फंस जाते हैं तो फिर ये अपने नाम को चेंज करके नए तरीके से आते हैं। ठीक है। तो इट वॉज सेरप.org। इनमें आप इधर कोई लिटरली मेरे ख्याल में कोई 20-25 हज़ार कॉन्फ्रेंसेस थी। जो नाम आप सर्च करें वो कॉन्फ्रेंस अवेलेबल थी। और आप कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजें, 2 घंटे बाद पेपर एक्सेप्ट हो जाता था। $600 पे करें। और वर्चुअल, हर चीज़ वर्चुअल थी कि जी आपने जब इस तारीख को आपने आना है, जूम का एक सेशन होगा, आप पेपर प्रेजेंट कर दें और वो पेपर आपका PDF पे पब्लिश हो जाता था। ठीक है। सो जो बेचारे थोड़े से मासूम लोग होते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती, उनके लिए यही बड़ी चीज़ होती है कि कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है। वो कॉन्फ्रेंस क्या हो रही है, वो कुछ नहीं, वो ड्रामा हो रहा है। ठीक है। एक 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 उन्होंने पर्दे क्रिएट किए हैं और अकॉर्डिंगली वो 2-4 लोग एक पूरा माफिया चला रहे हैं। ठीक है। तो दे आर मिलियन ऑफ डॉलर्स इन दिस वे बाय जस्ट कैचिंग दी इनोसेंट पीपल। ठीक है। सो इस तरह के लोगों से मोहतात रहना है। डू अ चेक फॉर रीडिंग एज वेल एज फॉर पब्लिशिंग एज वेल। ठीक है। सो ये मैंने इस पर्सपेक्टिव से बताया कि रिव्यू प्रोसेस इज नंबर 1 क्राइटेरिया। हर वो चीज जो कि रिव्यू प्रोसेस से गुजरती है वो अच्छी होती है। तो कॉन्फ्रेंस में नंबर 1 चीज रिव्यू प्रोसेस। नंबर टू ये है कि कॉन्फ्रेंस रिपीट होती है। मैंने कहा कि जो कॉन्फ्रेंस नंबर 10 से प्लस होती है इट्स अ गुड कॉन्फ्रेंस। सो जितने ज्यादा कॉन्फ्रेंस की रेपिटेशन नंबर होगा उतना उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। दिस इज द सेकंड क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ अ गुड कॉन्फ्रेंस। सो वंस यू रीड अ पेपर, सी कि ये सीरियल में कौन सी कॉन्फ्रेंस है। It's a 12th IEEE conference. It's 40th ACM conference. It is 32nd elsewhere conference. So it means it's a good quality conference. नंबर 2 हो गया। नंबर 3 इज अगर कोई बैनर के नीचे हो रही है, IEEE के बैनर के नीचे हो रही है, एल्सवेयर के बैनर के नीचे हो रही है, ACM के बैनर के नीचे हो रही है, तो वो कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छी कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तीसरा क्वालिटी क्राइटेरिया। चौथा क्वालिटी क्राइटेरिया कि हर कॉन्फ्रेंस का एक एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रेट होता है। ठीक है सुपर। क्या मुराद है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रेट? तो क्या आप क्लास में ही नहीं है? एक्सेप्टेंस रेट से क्या मुराद है, पहले रिपीट कर देता हूँ। कॉन्फ्रेंस एक्सेप्टेंस रेट। सर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे जो है वो कॉन्फ्रेंस एक्सेप्टेंस रेट ये होता है कि आप एक कॉन्फ्रेंस में 100 पेपर सबमिट हुए रिव्यू के लिए और अल्टीमेटली उसमें से 20 पेपर एक्सेप्ट हुए, तो उसका एक्सेप्टेंस रेट क्या हो गया? 25%। रिजेक्शन रेट कितना हो गया? 75%। ठीक है। तो जितना आपका रिजेक्शन रेट ज्यादा होता है उतनी कॉन्फ्रेंस की क्वालिटी अच्छी होती है। हर कॉन्फ्रेंस इसको कोट करती है फख्र के साथ कि जी मेरा एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 10% है, 20% है। तो अच्छी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसको हम समझते हैं कि 20 से 30% के दरमियान जो एक्सेप्टेंस रेट वाली कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो अच्छी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ठीक है। तो ये 4 चीजें मैंने आपको कॉन्फ्रेंस पेपर्स की क्वालिटी के परस्पेक्टिव से बताई। पांचवी एक और चीज भी है। कुछ हमारे इंडेक्सेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। इंडेक्सेशन प्लेटफॉर्म्स ये है कि आप एक अपनी कॉन्फ्रेंस को रजिस्टर कराते हैं कि जी मैं एक प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस हूँ। तो हमारे 2 प्लेटफॉर्म्स है, एक हम कहते हैं स्कोपस। स्कोपस है एल्सवेयर का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। सो स्कोपस जो है वो एक कॉन्फ्रेंस इंडेक्सेशन डाटा मेंटेन करता है। उनके पास जाके अपनी कॉन्फ्रेंस को आप इंडेक्स करा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से एक वेब ऑफ साइंस एक और प्लेटफॉर्म है। ये दोनों थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। वेब ऑफ साइंस पे भी आप अपनी कॉन्फ्रेंस को जाके रजिस्टर करा सकते हैं।
दे आर अदर देन दीज बैनर्स। ये इंडेक्सेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, स्कोपस भी और वेब ऑफ साइंस भी। तो अगर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पे इंडेक्स्ड भी है, यानी उसको एक इंडेक्सेशन नंबर मिला हुआ है, यानी ये इस पार्टी इनमें से किसी ने उसको फर्दर ऑथेंटिकेट किया हुआ है कि दिस आर गुड कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये अपने लिहाज से फिर चेक करेंगे। यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द क्वालिटी या कैन बेंचमार्किंग यूज्ड बाय वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस टू ऑथेंटिकेट और रजिस्टर अ कॉन्फ्रेंस, यू विल गेट अ लिस्ट। ठीक है, आई रिक्वेस्ट के देखें जाके, ताकि आपको अंदाजा हो कि कल को आपने अगर करना हो तो आपको पता। तो अब पांचवी चीज ये है कि अगर कॉन्फ्रेंस इनके पास इंडेक्स भी है, इट मींस ये सोने पे सुहागा, इट्स अ वेरी गुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है। सो वंस वी गो ऑन टू द जर्नल्स, तो आई आई एक्सप्लेन यू के स्कोपस के ऊपर और वेब ऑफ साइंस के ऊपर जो है वो किस तरीके से क्या क्या चीजें इंडेक्स्ड होती है, क्योंकि इनका ज्यादा ताल्लुक जो है वो जर्नल्स के साथ है, जे वाले जर्नल्स के साथ। ठीक है, बट कॉन्फ्रेंसेस के परस्पेक्टिव से हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। सो दिस इज एज फार एज द कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस आर कंसर्न्ड। आई होप ये चीजें जो है वो समझ में आई हैं और क्लैरिटी भी है इसके अंदर। कोई क्वेश्चन यहाँ से इधर तक है तो आप पहले मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन जो लोग हैं जी, क्या मेरी बात या आवाज आप तक आ रही है? सर जी मेरा एक क्वेश्चन है सर जी। अगर आपने बोला कि मतलब 100% में मतलब 20% जो पेपर जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, 75% जो है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जो रिजेक्ट हो जाते हैं तो सर जी वो उनको रेटिंग का क्या होता है, मतलब उसके पेपर पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ सकता है कॉन्फ्रेंस में? एक मिनट, मैं आपको आपके सवाल का जवाब, थोड़ा यहाँ भी आपकी आवाज़ गूंज रही है, मैं आपको लैपटॉप पर पहले शिफ्ट करूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे बात दोबारा करूँ। आप सवाल दोबारा करें। सर मेरा ये सवाल है कि कॉन्फ्रेंस जब होती है उसमें मतलब आपने बोला कि उसकी रेटिंग होती है, जिसमें से मतलब 20% पेपर जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाते हैं और बाकी 80% जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है। तो जो रिजेक्ट हो जाती है सर उसके मतलब जिन बंदे का रिजेक्ट हो जाती है पेपर, उस पर कोई असर होता है या नहीं होता है रेटिंग पे? किस पे असर होता है कि नहीं, आप किसके पर्सपेक्टिव से सवाल कर रहे हो? असर, असर तो किसी पे नहीं होना चाहिए। आप, मैं रिपीट करता हूँ, मैं कहना शायद कुछ और चाह रहा था, आप शायद मेरी बात को सही इंटरप्रेट नहीं कर पाए। मैंने ये कहा है कि एक कॉन्फ्रेंस है, उसकी डेट्स ओपन है, उस पर एक डेट होती है कि जिस तारीख तक अपने पेपर सबमिट करें। ठीक है। ठीक है सर। अब से ठीक है। उसमें 1,000 लोगों ने अपने पेपर सबमिट किए। ठीक है सर। सही है। अब वो पेपर रिव्यू प्रोसेस में चले गए। ठीक है। ठीक है सर। रिव्यू प्रोसेस के ठीक है बाद सर। उनमें से 20% पेपर एक्सेप्ट हो गए, यानी ये कि 1,000 पेपर थे तो 200 पेपर एक्सेप्ट हो गए, 800 पेपर यस रिजेक्ट सर। हो गए। यस सर। सही है। तो ठीक ये है। कॉन्फ्रेंस जो है उन 200 पेपर्स को आगे लेके चलेगी, उनसे प्रेजेंटेशंस भी करवाएगी, जिसमें आपके वो ओरल सेशंस भी होंगे और पोस्टर सेशंस भी होंगे। 800 बंदे जो निकल गए वो निकल गए बस सिस्टम से। कॉन्फ्रेंस का एक्सेप्टेंस रेट हो जाएगा 20%। ठीक है सर। जिनके पेपर रिजेक्ट हो गए उनको बता दिया जाएगा, रिव्यू प्रोसेस से तो वो गुजरे होंगे ना, तो उनको एक रिव्यू शीट मिल जाएगी कि आपके पेपर में फला फला फॉल्ट्स है। तो उन ऑथर्स का काम क्या है कि अब वो उनको इम्प्रूव करें और किसी और कॉन्फ्रेंस में या किसी और जर्नल में अपने काम को सबमिट करें बाद में। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, तो नुकसान तो किसी का भी नहीं है। यस। क्या ख्याल है? उनका भी यस फायदा है सर। जिनको रिव्यूअर कमेंट्स मिल गए ना, देखें उनको एक थर्ड पार्टी ने बता दिया कि आपके काम में ये कमी बेशी है, इसको ठीक करो। यस सर, मतलब अपना काम जो है ना वो ठीक कर लेते। हाँ, इम्प्रूव करो अपना सो काम। वही पेपर जो रिजेक्टेड था वो नेक्स्ट टाइम उसी कॉन्फ्रेंस के नेक्स्ट सेशन में इम्प्रूवमेंट के साथ सबमिट हो सकता होता है। नेक्स्ट ईयर वो कॉन्फ्रेंस बिल्कुल एक नई ऑर्गेनाइजेशन या एक नई यूनिवर्सिटी कराएगी, तो इट वुड बी टेकन एज अ न्यू। यू कैन ऑलवेज सबमिटेड, नोबडी नोज कि इट वाज सबमिटेड अर्लियर, बिकॉज वो रिकॉर्ड में नहीं होता कि पेपर रिजेक्ट होने के बाद फला फला पेपर जो थे वो रिजेक्टेड थे। चल ठीक है। क्योंकि वो अब फ्रेश पेपर होगा ना, आपने इम्प्रूव भी कर लिया है। हाँ, एक एक चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं हम्म, मतलब सब फायदा हो या ना हो, मतलब हमें रिव्यू हमें मिल जाएगी हाँ हमारे, जी बिल्कुल, वो देखे ना, आपका तो इन्हीं केस फायदा है। मतलब इतने अच्छे लोगों के सारे वो पब्लिश क्योंकि कर एक रहे हैं तो एक कुछ एरिया एक्सपर्ट्स थे जिनको आप नहीं जानते थे, और उन्होंने आपको आपके पेपर के बारे में कमेंट्स दे दिए। हमारा पेपर ठीक है। हाँ हाँ।
तो और फिर जो भी राबिया का क्वेश्चन है कि वो पेपर अब आपको पता चल गया, अब आपने उसको इम्प्रूव किया और उसको फ्रेशली प्रिपेयर किया, और आप किसी भी और जर्नल में, किसी भी और कॉन्फ्रेंस में, या उसी कॉन्फ्रेंस के अगले साल के एडिशन में उस पेपर को रीसबमिट कर सकते हैं। और वहां पे अगर आप चाहें तो आप ये मेंशन कर सकते हैं अपने कवरिंग लेटर में, कवरिंग लेटर आप लिख सकते हो। मैं जो कहना चाह रहा था राबिया के सवाल के जवाब में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कवरिंग लेटर वेयर यू कैन राइट डाउन the सर details about the paper which are not known to the to those system जो लोग उस वक्त उसको रिव्यू कर रहे हैं, to inform them। आप लिख सकती हैं कि जी ये पेपर मैंने इससे पिछले एडिशन में सबमिट किया था, मुझे ये फलां रिव्यूज मिले थे और मैंने उन पे इम्प्रूवमेंट करके इस पेपर को फ्रेशली लिखा है और दोबारा सबमिट किया है। दिस मे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट कि यू आर इन्फॉर्मिंग देम कि ये पेपर ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है। सर ये जो होता है, ये वो सिंगल ब्लाइंड वाला आप कह रहे हैं ना, वो वाली बात आ रही है। फिर Single मतलब blind हमें हमें पता चलता है कि हमारा पेपर किसने नहीं नहीं, ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि किसने, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये कहेंगे कि रिव्यू हुआ है, कमेंट्स आए थे, रिव्यूअर 1 2 3 के कमेंट्स, ये आपको पता नहीं चलता किसने रिव्यू किया, ये तो किसी भी नहीं पता, कोई बताता आपको। सिंगल ब्लाइंड तो एनी केस होता ही होता है ना, यानी ऑथर्स डजंट नो या दे डू नॉट नो कि हु इज रिव्यूइंग। सो यू राइट एज रिव्यूअर 1 रिव्यूअर 2 रिव्यूअर 3, आप तो उनको इस तरह लिखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कवर लेटर में आप ये लिख के इन्फॉर्म कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स को कि मेरा काम बिल्कुल फ्रेश नहीं है, बल्कि मैंने इस पे इम्प्रूवमेंट की है। तो वो आपके जो एसोसिएट एडिटर है वो उसकी बेस पे आपको पॉजिटिवली जज करेगा कि ये काम ऑलरेडी रिव्यूड है, तो हो सकता है वो कम लोगों से रिव्यू कराए कि ऑलरेडी रिव्यूड है, तो कमेंट्स भी आए हुए हैं, इसने एड्रेस भी कर लिए हैं, ओके लेट मी जस्ट रीड इट माई सेल्फ, प्रोबेबली नो नीड कि इसको रिव्यू ही कराया जाए। सो रविया, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर तो इस तरीके से आप उसको उस पेपर को लेके चल सकते हैं। इन एनी केस जो भी सुंबल ने कहा कि रिव्यू प्रोसेस में जाने से फायदा ये होता है कि आपको अपनी कमी पेशियां पता चलती हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी ना करें और जमा करा दें पेपर, मतलब एक मिनिमल थ्रेशोल्ड तक तो आपने आना है ना, जो कि क्या है कि आपने उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखा हो, आपने उसकी मेथडोलॉजी लिखी हो, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हो, उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस किया हो, और फिर अपने कंक्लूजन्स और रेफरेंसेस सेक्शन लिए हो। हाँ, अब उसके अंदर कुछ कमी पेशी है, वो फिर रिव्यूअर्स उसको पढ़ के आपको बताएंगे। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी नहीं किया तो सिंपल कुछ भी ना लिखा हो, बस लिखा हो जी कि इट्स अ पैथेटिक वर्क, और जस्ट आपके मुंह पे मार दिया जाए, वो काम नहीं होना चाहिए। तो आपने एक रीजनेबल एफर्ट जरूर करनी है, अपने नाम को बदनाम नहीं करना कि ये जो नाम है ना, ये नाम ही ठीक नहीं है जिसने ये लिखा है, ठीक है। बिकॉज वट एवर यू राइट, योर यूनिवर्सिटी, योर नेम इज इन फैक्ट विल बी टेकन एज समथिंग गुड और बैड। इफ यू राइट समथिंग बैड एंड सबमिटेड, पीपल उसको पढ़ेंगे लोग, तो वो कहेंगे यार ये किस तरह के लोग हैं इस मुल्क के, कुछ करते भी नहीं और हमें भेजते। वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखें। बहरहाल क्वेश्चन जो राबिया का था वो ये था कि जी कहीं और अगले एडिशन में कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एक कवर लेटर लगा के भी भेज सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ना भी करें, फ्रेश वो सबमिशन होती है, तो अंडरस्टैंड यही किया जाता है कि ये बिल्कुल फ्रेश चीज़ है, और बेशक कराया उसने तो उससे किसी को गर्ज नहीं है, क्या कराया था तो ठीक है कराया था, बट वो एक नॉन असेंशियल इंफॉर्मेशन है फॉर अ न्यू पैनल ऑफ रिव्यूअर्स, क्योंकि उनको तो यही, उनके लिए सिर्फ ये है कि ये पेपर सबमिट हुआ और हमने इसको रिव्यू कर। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन जी राबिया, एनीथिंग एल्स? नो सर। अच्छा जी, ओके। सो आज हम इतना ही रखते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो हम उसको क्लियर करते हैं। कोई डाउट्स हैं आपके रिसर्च पेपर्स और आपके जो अभी हमारे को 15 मिनट है, उसमें हम आपके रिसर्च पेपर्स के ऊपर, आपके टॉपिक के ऊपर, टाइटल के ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया, अगर वो कोई म्यूचुअल क्वेश्चन आंसरिंग करनी है आपने, वो कर लेते हैं। कंटेंट को है हम इसके बाद वाला वो अपनी अगली क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे, और हमारा नेक्स्ट क्लास में फोकस होगा जर्नल पेपर्स के ऊपर के जर्नल पेपर्स होते क्या हैं, किस तरह से पब्लिश होते हैं, इनकी क्वालिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ पे लिखना चाहिए, इस हवाले से हम कुछ डिस्कशंस डिटेल में करेंगे। तो अब अगर हमने आज के जो कंटेंट को कवर किया उसमें स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वो पहले वो कर लें, और फिर अपने टॉपिक्स के ऊपर, रिसर्च पेपर्स के ऊपर जो आपने अब तक, अगर कुछ किसी के क्वेश्चन अभी हैं, नहीं तो अगली क्लास में हम भी कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। जी राबिया, एनीथिंग एल्स विच यू वुड लाइक टू आस्क? सर सो फॉर सो गुड। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। एहसानुल्लाह, आपका कोई सवाल? गलत नाम नो लिख सर, दिया। नहीं है किसी सर। तहसीनुल्लाह जी, तहसीन नहीं है। तहसीनुल्लाह जी, कोई क्वेश्चन आपका जी है? सर, नहीं है किसी। नहीं है, चलें जी, ठीक है। नहीं फिर सर, मैं अभी सेशन को नहीं। क्लोज कर रहा हूँ। मैं जो क्लास में लोग आए हुए हैं इनके साथ इन टच हो जाता हूँ कि इनके कोई डाउट्स हैं, तो फिर हम वो डिस्कस करते हैं। अगर आपका कोई डाउट नहीं है
और मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि अभी आप सब लोगों ने बेस्ड ऑन दी टुडेज डिस्कशन एंड सम करेक्शन अप्लाइड अपने रिसर्च पेपर्स को और रिफाइन करें। एटलीस्ट 5 रिसर्च पेपर्स अपने टॉपिक से रिलेटेड शॉर्टलिस्ट करें और ब्रिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास, आइदर इन द सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म, सो दैट वी कुड फाइनलाइज कि आप पेपर सही पढ़ रहे हो। ठीक है, होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी डिसाइड टू गो ऑन दी एनी कोर्स एनी डायरेक्शन। सर जो हमने सर्च करने वो इसी जो आपने हमें जो वेबसाइट मैंने आपको बताए हैं एक्सप्लोरर्स वगैरह, इनको देखें, इनके ऊपर सर्च करें। बट अगेन आप देखो, होमवर्क करो अपना। अब आप अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर भी कुछ फैसले करने ना आपने। आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उस लिहाज से आप बेशक अलग जगह पे भी जाएं, देखेंगे क्या फ़र्क को ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। सो क्या गलती मैं कर सकती थी या कर रहा था, और अब मुझे क्या चीज़ ठीक लगी और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये पॉलिश योर मेंटल स्ट्रेंथ ऑन दैट। ठीक है जी। सो दिस इज एज फार एज द कंटेंट इज कंसर्न। सो नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप में जो लोग अभी तक जनरल लेक्चर्स नहीं देखे वो लेक्चर्स भी देख लेंगे, आज वाला भी देख लेंगे, और उसके बाद फिर अपना कुछ कंटेंट लेकर आएंगे, टॉपिक लेकर आएंगे, सुपरवाइजर को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और रिसर्च पेपर्स लिस्ट डाउन कर लेंगे 5 के करीब, कि ये कुछ उनमें कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो, कुछ जर्नल पेपर्स। ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम क्लोजिंग दी सेशन, और लेट्स टॉपिक या हमारे को शेयर करें मैं करता ताकि हूँ, हमारा दिमाग जरा खुले कि हम किस तरह से बिल्कुल करते हैं। तो लेट मी क्लोज दी सेशन नाउ, और फिर हम क्लास में जो लोग हैं उनके साथ कुछ डिस्कशन कर लें।